बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। 3 अच्छी खबरें हमारी मईशत के हवाले से आई हैं और सबसे पहली खबर मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ये बहुत ज़बरदस्त बात है। आईटी एक्सपोर्ट को फोकस किया हुआ है एसआईएफसी ने भी, और हमारी आईटी एक्सपोर्ट जितनी बढ़ेगी उतने हमारे जो एक्सपोर्ट की फ़िगर्स हैं वो बेहतर होंगे। और मैं इसके थोड़ी सी फ़िगर्स आपके सामने रख दूँ। दिसंबर 2023 में पाकिस्तान के आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। दिसंबर 2022 के मुकाबले में दिसंबर 2023 में आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट 23% बढ़ी हैं। ये रिकॉर्ड बढ़ी है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक माह में यानी 30 दिनों में आईटी एक्सपोर्ट दिसंबर 2023 में 30 करोड़ 30 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई है। बहुत खुशाइन बात है। आईटी एक्सपोर्ट गुज़िश्ता 12 माह में तकरीबन आईटी एक्सपोर्ट गुज़िश्ता 12 माह में तकरीबन 22 करोड़ 20 लाख डॉलर थी, जो कि अब बढ़ रही है मुसलसल। जाहिर सी बात है, हुकूमत ने जो स्टेप्स उठाए हैं, सबसे पहला जो स्टेप उठाया था हुकूमत ने वो खुसूसी फॉरेन करेंसी अकाउंट की लिमिट को बढ़ाना था, उससे हमारी आईटी एक्सपोर्ट बढ़ी। उसके बाद स्टार्टअप जो ये प्रोग्राम अभी रिसेंटली शुरू किया उबरी हुकूमत ने, इससे हमारी आईटी एक्सपोर्ट बढ़ रही है। और जैसे जैसे हम लोग एसआईएफसी के ज़रिए एग्रीमेंट्स करेंगे आईटी ट्रेड को बढ़ाने के लिए, वैसे वैसे आइंदा आने वाले दिनों में आईटी एक्सपोर्ट की फिगर्स बढ़ेंगे। जो हमारा टारगेट है 5 अरब डॉलर का, कि हम अपनी आईटी एक्सपोर्ट को 5 अरब डॉलर तक लेकर जाएंगे, हो सकता है मिस्र तजावुज़ कर जाए। और ज़रूरी है टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान का आगे बढ़ना, क्योंकि दुनिया भर में आईटी टेक्नोलॉजी और आईटी एक्सपोर्ट के हवाले से बड़े बड़े स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। हम पाकिस्तान में भी अब हम देख रहे हैं कि आईटी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो मौजूदा आईटी मिनिस्टर हैं वफाकी, वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं और अभी भी वो स्विट्ज़रलैंड में और इस हवाले से वो काम कर रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में आईटी एक्सपोर्ट मज़ीद बढ़ेगी। इसके अलावा मैं आपको दूसरी खुशखबरी बताऊंगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा सरप्लस हो गया है। करंट अकाउंट हमारा सरप्लस में आ गया है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाई है और हमने अपनी इंपोर्ट कम की है। तो इसका बराह रास्त हमारा जो असरात है, मुस्बत असरात, वो करंट अकाउंट के ऊपर आए हैं और वो डेफिसिट से सरप्लस हो गया है। इस हवाले से स्टेट बैंक ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। मुल्की करंट अकाउंट खसारा हुकूमती इक़दामात से, हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से सरप्लस हुआ है। दिसंबर 2023 में करंट अकाउंट हमारा 39 करोड़ 70 लाख डॉलर सरप्लस रहा। दिसंबर 2022 में, यानी एक साल पहले मैं आपको बता रहा हूँ, दिसंबर 2022 में 36 करोड़ 50 लाख डॉलर हमारा करंट अकाउंट खसारा था। गुज़िश्ता माली साल यानी रवा माली साल के 6 माह में हमारा करंट अकाउंट खसारे में अप्रॉक्सीमेटली 77% कमी आई है। और अगर मैं तजारती खसारे की बात करूँ, तजारती साइकिल की बात करूँ, तो दिसंबर 2023 में तजारती खसारा 33% कमी से 1 अरब 29 करोड़ डॉलर रह गया है। इंपोर्ट अगर हम मजीद कम करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, तो ये ट्रेड डेफिसिट भी हमारा कंट्रोल में आ जाएगा। ये दूसरी खुशखबरी है। तीसरी खुशखबरी वो ये है बैरूनी सरमायाकारी, एफडीआई। पाकिस्तान में 6 साल बाद एफडीआई की शरह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। एफडीआई का रेशो मुसलसल इंक्रीज़ हो रहा है और 6 साल बाद इसमें रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है। और इसमें चाइना का बड़ा अहम किरदार है। चाइना की बराह रास्त जो सरमायाकारी है वो पाकिस्तान में देखी जा रही है और एफडीआई के अंदर सबसे ज़्यादा शेयर चाइनीज़ कंपनीज़ का है। ये बड़ी खुशाइन बात है। इस हवाले से भी हमारे पास फिगर्स आ गए, स्टेट बैंक ने जारी कर दिए हैं। एक माह में बैरूनी सरमायाकारी 13 करोड़ 10 लाख डॉलर से बढ़कर 21 करोड़ 11 लाख डॉलर रही है। दिसंबर 2023 में एफडीआई का जो रेशो था वो 21 करोड़ 11 लाख डॉलर पे पहुंच गया था। 13 करोड़ 10 लाख डॉलर यानी नवंबर में थी, नवंबर 2023 में, फिर दिसंबर 2023 में ये 13 करोड़ से बढ़कर 21 करोड़ पे पहुंच गई। दिसंबर 2022 में, यानी मैं एक साल पुरानी बात बता रहा हूँ, दिसंबर 2022 में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी सिर्फ 3 करोड़ 30 लाख डॉलर थी। एफडीआई क्यों आती है आपके मुल्क में? क्योंकि जब एतमाद बहाल होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर का जब एतमाद बहाल होगा, एसआईएफसी जिस तरीके से काम कर रहा है, उसके बाद फिर मुल्क के अंदर कारोबारी फ़िज़ा थोड़ी सी बेहतर हुई है, तो इस वजह से एफडीआई आ रही है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब आती है तो आपकी मईशत के लिए बहुत अच्छा साइन होता है। रवा माली साल 6 माह में स्टॉक मार्केट में 7 करोड़ 8 लाख डॉलर की सरमायाकारी की गई। गुज़िश्ता माली साल बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी सिर्फ 64 करोड़ डॉलर थी। रवा माली साल 6 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 86 करोड़ 30 लाख डॉलर रही है। जाहिर सी बात है, उबूरी हुकूमत के आने के बाद एतमाद बहाल हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रेशो भी बढ़ा है। आइंदा आने वाले दिनों में इसमें मजीद इजाफा होगा, ये खुशहाइन बात है। इसके अलावा मैं प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करूँगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी के शेयर्स ने तहलका मचा दिया है। वो कंपनी कौन सी है? वो पाक सुजुकी कंपनी के शेयर्स हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट प्लांट्स फैक्ट्रीज़ में नहीं है, ये इंकशाफ किया है सूबाई वज़ीर माहौलियात और सयाहत ने, अरशद वली मोहम्मद ने, हमारे प्रोग्राम में,
कि जितनी भी सिंध की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं उनमें 70% ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं हैं, जिसकी वजह से आलूदगी का तनासुब मुसलसल बढ़ रहा है। अब अगर फैक्ट्रियों में ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है और फुजला जो है वो पानी में जा रहा है, तो उससे सी पोल्यूशन भी है, नॉइस पोल्यूशन भी है, एयर पोल्यूशन भी है। तो इस हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा कि आखिर क्यों इस पॉलिसी पर अमल नहीं किया जा रहा। और जाहिर सी बात है, कराची में जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज का जो तनासुब है और कराची का जो इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन पे आ गया है। तो इस हवाले से मैं बात करूँगा। सही है, सनतकारों के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, कीमतों के मसाइल हैं, RLNG इस्तेमाल करने का कहा जा रहा है, लेकिन साथ में ये मसला बहुत अहमियत का हामिल है जिससे हम सब मुतासर हो रहे हैं। और फैक्ट्री मालकान को भी चाहिए कि वो ट्रीटमेंट प्लांट की पॉलिसी पर अमल करें और हुकूमत के साथ ताउन करें। इन तमाम पॉइंट्स को मैं तफसीली डिस्कस करूँगा। स्टॉक मार्केट, FDI, पाक सुजुकी के शेयर्स, इसके अलावा जो हमारे रिजर्व्स बढ़ रहे हैं उस पर बात करूँगा, IT एक्सपोर्ट बढ़ रही है इस पर बात करूँगा। इन तमाम पॉइंट्स को तफसीली डिस्कस करूँगा अपने अपकमिंग सेगमेंट्स पर। लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिंध के इंडस्ट्रियल जोन्स में ट्रीटमेंट प्लांट ही मौजूद नहीं। 70% फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिनके अंदर ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद नहीं। ये बड़ी तशवीश की बात है। जाहिर सी बात है, सनतकार इंतहाई मसाइल का शिकार हैं, लेकिन ट्रीटमेंट प्लांट की पॉलिसी पर अमल करना सनतकार का अव्वलीन फ़र्ज़ होना चाहिए। सनतों में ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद क्यों नहीं है, इसी हवाले से प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद कामरान अरबी, सदर हैं साइड पेड इंडस्ट्री एसोसिएशन के। हम इनसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। सिंध की जो फैक्ट्रीज़ हैं उनमें ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद नहीं है। कराची में बेपनाह फैक्ट्रीज़ हैं जो काम कर रही हैं, उनमें ट्रीटमेंट प्लांट्स मौजूद नहीं है। इस वक्त 70% का रेशो हमारे सामने आया है, 70% का फिगर हमारे सामने आया है। और ये इंकशाफ किया है मौजूदा निगरान सूबाई वज़ीर माहौलियात अरशद वली मोहम्मद ने हमारे प्रोग्राम में। और उनका कहना है कि 70% फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिनमें ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद नहीं है। और अनकरीब अगर इस ट्रीटमेंट प्लांट की पॉलिसी पर अमल नहीं किया गया तो हो सकता है कि इस पर सख्ती की जाए, जुर्माने भी किए जाएं। लेकिन आप लोग वैसे इतनी मुश्किलात का शिकार हैं तो थोड़ी सी रियायत बढ़ती जा रही है, तो इस रियायत का आप लोग कब तक फ़ायदा उठा लेंगे? शुक्रिया हमजा भाई, थैंक यू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि द मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर इज़ राइट कि बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो नहीं है। पहले तो थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड में बता दूं कि ट्रीटमेंट प्लांट जो है ना वो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, यानी जो खाम पानी फैक्ट्री से निकलता है, जो प्रोसेस में इस्तेमाल हुआ पानी किसी भी प्रोसेस में केमिकल ट्रीटमेंट के बाद और फिर वो ड्रेन हो जाता है, उसको कदरे एक लेवल तक उसको साफ़ करके उसमें कंटामिनेंट्स निकाल कर फिर उसको ड्रेन करना चाहिए। ये सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी सीपा जो है जी उसके बायलॉज। अब इसमें ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो जो क्यों है क्यों नहीं है, इसके पीछे तो बड़ी सारी वजूहत हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको बताऊं कि 2019 से लगभग 4 साल से, ये साढ़े चार साल से ये इशू जो है वो चल रहा है। और मेरा ख्याल है हाँ 4.5 साल हो गए जी इसमें। उस वक्त मे बी 1% ऑफ द इंडस्ट्रीज़ जो है उस वक्त शायद किसी के पास जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर हो, जिनके पास हो तो है, बट अदरवाइज उस वक्त किसी के पास नहीं था। लेकिन आज फास्ट फॉरवर्ड 4.5 ईयर्स, तो 30% का तो इनका अपना क्लेम है कि 30% ऑफ द इंडस्ट्रीज हैव इंस्टॉल्ड ट्रीटमेंट प्लांट, इस विच इज़ समथिंग दैट शुड बी अप्रिशिएटेड। क्योंकि एक ये ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें बड़ी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो बड़ी कैपिटल इंटेंसिव हैं। एक तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो जगह का है। जी किसी भी इंडस्ट्री को अगर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है तो उसमें ठीक ठाक उसको रकबा रिक्वायर्ड होता है। और दूसरा इसमें जो है ना कॉस्ट का फैक्टर जो है ना, टेक्नोलॉजी और कॉस्ट, ये दो फैक्टर साथ साथ जुड़े हुए हैं कि इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी और कितना खर्चा आएगा उसमें। तो और पिछले चंद सालों में ये कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली गई है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंस्ट्रक्शन भी होती है जो, और आपके सामने है कि कंस्ट्रक्शन के रेट्स भी कितने तेज़ी से ऊपर गए हैं। डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट, अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इट। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पॉलिसी मैटर से भी पर्टेन करती हैं, जो हम काफ़ी अरसे से इनसे रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि भाई साइट की, अगर मैं सिर्फ बात करता हूँ कि जी साइट में जो इशू है कि भाई लैंड अवेलेबल नहीं है। अब लैंड अवेलेबल नहीं है तो वैसे ही उसके पास जगह तंग है अपना काम करने के लिए, और उसके पास कैपिटल भी अवेलेबल नहीं है कि वो प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट प्लांट लगा सके। तो अब वो क्या करे अब, और प्लस
इसमें बड़े सारे जो है ना डिटर्मिनेंट्स दूसरे भी होते हैं, जी। जो फैक्ट्री टू फैक्ट्री वेरी करते हैं। तो इस हमने इनसे ये सजेस्ट किया था, जो ऑलरेडी इनके पास प्रपोज़ल पहले से गवर्नमेंट के पास मौजूद भी था, वो था कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का, जो दुनिया में हर जगह लगाया जाता है और लगा हुआ होता भी है। मेजॉरिटी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जी। कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के मॉडल्स मौजूद हैं। इसी तरह साइट इंडस्ट्रियल एरिया भी जो है, इट्स नो डिफरेंट, इनके पास जगह भी मौजूद है और इन्होंने एक इनिशियल पायलट प्रोजेक्ट भी यहाँ पे इनिशिएट किया था, जो बड़ा सक्सेसफुल रहा था। अनफॉर्चुनेटली वो जो है आगे प्रैक्टिकैलिटी की तरफ जो है ना नहीं बढ़ सका। वो किसकी वजह कुछ से नहीं बढ़ वजूहत सका? उनके है कि सीपा की वजह से नहीं आए बढ़ा, या फिर गुज़िश्ता मिनिस्ट्री की वजह देखिए से नहीं बढ़ा, इसमें या इसमें इसमें सनअतकारों ने ताउन नहीं किया? नहीं, देखिए सनअतकारों के ताउन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम डे 1 से हम ही इनके पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि जब ट्रीटमेंट प्लांट लग जाएगा, जी। चाहे इनफरादी हो चाहे कंबाइंड हो, तो इसमें हर किसी का फ़ायदा है। जी। एनवायरनमेंट का अपनी जगह फ़ायदा है, बिल्कुल। और जो पानी, जो ख़ाम पानी समंदर में जा रहा है, वो साफ़ होके रिलेटिवली बेहतर साफ़ होके जाएगा, वो उसके तो फ़ायदा है। बट इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके जो जो इम्पोर्टर्स हैं, जो आपके बायर्स हैं, जो फ़ॉरेन कंट्री के बायर्स होते उनका हैं आपके, एतमाद आप लोग हासिल उन कर लेते हैं, बिल्कुल। उनका एतमाद बढ़ जाता है और आपको कंप्लायंस मिल जाती है। तो यू आर बिल इन अ बेटर पोज़ीशन टू प्रोवाइड अ सर्विस, अ सर्टिफाइड सर्विस, और जो उनको चाहिए, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कम्पीट नहीं कर पाते कि भई वो अगर उनके पास किसी की सर्टिफिकेशन नहीं है, जी। तो वो ऑर्डर चाहे किसी भी सेक्टर का हो, वो नहीं ले पाते। तो एक बहुत बड़ा प्लस हो जाता है ये। अब वो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के पास फंडिंग के कुछ इश्यूज़ थे। कुछ ऐसा हमें महसूस हुआ कि उनके पास द विल टू डू इट, टू मूव फॉरवर्ड एंड टू इनिशिएट द प्रोजेक्ट, उसका प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम कितने टाइम से आप लोग देख रहे हैं? 4 साढ़े 4 साल के अरसे में थोड़ा सा एप्रिशिएट तो हुआ है ये रेशो, लेकिन 4 साल से ये कम जो देखिए। प्लान है, क्या ये 4 साढ़े 4 से इल्तवा का शिकार है? 4 साढ़े 4 साल से सूबाई हुकूमत के फंड नहीं थे कि वो इसके ऊपर अमल कर सके? ऐस ऐसा ही है। पहले ये फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मुश्तरका पार्टनरशिप के तहत बनना था। फिर ये अब रिसेंटली जो है हमें मालूम चला है, केयरटेकर गवर्नमेंट, इसमें प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हैज़ बीन वेरी काइंड टू कोऑपरेट विद अस एंड हैज़ बीन विद अस एवरी स्टेप ऑफ द वे। उन्होंने तो हमें अपडेट लेके बताया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे इसको लेकर गए हैं। जी। तो वी आर होपफुल कि ये जो है इंस्टॉल हो जाएगा। अगर ये इंस्टॉल हो गया और ये एक्टिवेट हो गया, तो बहुत सारे मसाइल जो है ना, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड हल हो जाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि सीपा की कारकर्दगी से आप लोग मुतमईन हैं? सीपा के जो इंस्पेक्शन टीम है वो आती है? कब से नहीं आई, क्या है, ज़रा हमें सीपा के हवाले से बताएं, क्योंकि सीपा के हवाले से तो हमें ये सीपा पता चला कि उनके पास टीम ही नहीं है, फुकदान है टीम का। तो क्या साइट एसोसिएशन जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, ट्रेड एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, और ये पाकिस्तान में पहली क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी बुनियाद रखी थी, जो फाउंडर है पाकिस्तान के, तो इनका बताइए ज़रा मुझे। देखें, सीपा के पास ऑफिसर्स ज़रूर मौजूद हैं। अगर इनके पास ऑफिसर्स का फुकदान है या नहीं है, आई एम नॉट इन पोजीशन टू से, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इनकी एम्प्लॉई स्ट्रेंथ क्या है। जी। लेकिन साइट एरिया में तो बड़े एक्टिव हैं ये लोग। इनकी फील्ड फॉर्मेशंस हैं, उनकी हमारे पास इंटीमेशन आ जाती है हर 3, 4, 6 महीने, कभी साल में, कि ये फील्ड फॉर्मेशन, पहले 10-12 ऑफिसर्स डिप्यूटेड थे, सही। अब ये इनकी जगह, या 6-8, जो भी, मुझे एग्जैक्ट फिगर अभी याद नहीं है, अब ये ऑफिसर्स की जगह ये वाले ऑफिसर्स डिप्यूटेड हैं। और वो अपने हिसाब से, जैसे हर गवर्नमेंट इदारे का होता है, चाहे लेबर डिपार्टमेंट हो, सेसी हो, या जी। हेल्थ हो, जो भी XYZ, जिस तरह हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वर्किंग होती है, दे वर्क इन अ सिमिलर फैशन, कि अपना जो भी इनके टारगेट्स होते हैं जाने के, इंस्पेक्शन करने के, वो जाते हैं, विजिट करते हैं, जो इंस्पेक्शन वगैरह, जो भी इनका तरीका सीपा ने वारदात होता है, आपकी उसको फैक्ट्रीज में अंडरटेक कितने करते हैं। जुर्माने किए हैं, कितने छापे मारे हैं? आप लोग कुछ एदाद शुमार है आपके पास, फिगर्स हैं? नहीं है, लेकिन किए हैं। मतलब ऑफिशियल कोई आदा तो शुमार नहीं है, फिगर्स नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है वो कंप्लेंट्स आती रही हैं कि सीपा वाले आते हैं और चालान भी करते आप हैं लोगों ने और अपनी कंप्लाइंस के। फैक्ट्रीज को देखिए, नोटिस इसमें दिया है इसमें थोड़ा-सा ट्रीटमेंट मैं, प्लांट के हमजा भाई, हवाले मैं से? इसमें जी थोड़ा-सा जी बिल्कुल। थोड़ा-सा मैं वो हमारे डोमेन में नहीं आता, लेकिन मैं थोड़ा-सा इसको, आई आई विल वांट टू चेंज द कन्वर्सेशन ओवर हियर। मैं इस पे आपको यहाँ पर जो है ना एक बात, आपके तवज्जुह से बात आगे पहुँचाना चाहूँगा। जी। वो ये है कि अभी तक जो है ना, जो मुझे महसूस हुआ है इनफरादी तौर पे, कि एक वन साइडेड पुश है, कि भाई गवर्नमेंट ने सीपा को लिख दिया कि आप चूंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, ये लॉज हैं,
ये कानून है, आपने इस पे अमल दरामद करना है और दैट्स इट। और आपने जो है ना उनके हाथ में कागज़ थमा दिया, लाठी थमा दी और वो निकल गए। उन्होंने बोला भाई आप इसको फॉलो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ठग के लो चालान। यहाँ पर कोई अभी तक मुझे ये फ़ील नहीं हुआ कि चाहे गवर्नमेंट ऑफ सिंध या चाहे सीपा या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है ना, वो इंडस्ट्रियलिस्ट को पॉजिटिवली एंगेज करके ऑन बोर्ड ले। कि देखें, यहाँ पे 2 बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोगों को, अब ये तो एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, सेक्टर ऐसा है, एसएमई सेक्टर जो है, जिसमें छोटे-छोटे कारखाने हैं। अब वो छोटे-छोटे कारखाने जो है ना, उनके पास जगह चूँकि महदूद है, फंड्स महदूद हैं, तो बड़ी सारी चीज़ों की कंप्लायंस के बारे में उनको खुद भी मालूम नहीं होता। तो जो चला रहा होता है वही एचआर मैनेजर भी होता है और वो मल्टीपल हैट्स जो है ना वो पहने हुए होते हैं। तो जब तक पॉजिटिव एंगेजमेंट सीपा की तरफ से, गवर्नमेंट इदारों की तरफ से नहीं होगी प्राइवेट सेक्टर के साथ, तब तक प्राइवेट सेक्टर को ये बात शरह सदर नहीं होगी कि हमने ये काम करना है। लेकिन ठीक है कामरान ना? साहब जस्ट बिकॉज़ द लॉ इज़, देखिए, कामरान साहब जस्ट पॉजिटिव बिकॉज़ द लॉ इज़ एंगेजमेंट के देयर। अभी लिए, तक मैं आपको क्या होता रहा है, हमजा भाई, अभी तक क्या तो होता रहा है, मैं आप आपको बताता वफाकी वजीर सनत और तिजारत से भी कर सकते हैं, वो तो आप ही की कम्युनिटी से हैं। हूँ। अगर आप मैं उनसे बात आपको यही करें या बता रहा हूँ उनके थ्रू कि जाएं तो शायद ये आपके बात मामला ना हल हो अब जाएं जल्दी। इतना देखिए, मामलात हल होने में, देखिए, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ ना, जी वो मैं आपके तवज्जुह से यही करना चाह रहा हूँ। उन्होंने उनसे तो हमने जो बात करी, उन्होंने आगे पहुँचाई भी, वेरी काइंड ऑफ हिम। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जो कानून है ना, वो तो यूनिलैटरली सीपा ने अपने कानून उठा के जो बना दिए, उसके साथ भी जो है ना बड़े सारे उसमें डिफरेंसेस हैं। हमारी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुई थी, आपके इल्म में भी होगा, आप लोगों ने कवर भी जी किया था बिल्कुल उसको। पूरे शहर के सारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस वगैरह सारे मौजूद थी। बिल्कुल ऐसे उसमें ही भी है। ये सीपा मैटर रेज हुआ था। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की थी कि भाई एक सेपरेट मीटिंग शुड बी कॉल्ड रिलेटेड टू दीज मैटर्स इन्वॉल्विंग ऑल इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस। अभी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ उसका बैकग्राउंड असल में ये है कि जो सीपा के अपने बायलॉज है ना, वो बायलॉज हमें ऐसा महसूस होता है कि वो इम्प्रैक्टिकल बायलॉज हैं, यानी कि वो पॉलिसी को हर जगह के, दोबारा से जायजा लेने की जरूरत है, पॉलिसी पे दोबारा से काम करने की जरूरत है बिल्कुल, ताकि में इम्प्रेसिव बड़े सारे फ्रेमवर्क बनाया जा सके। ओके, मैं आपका मुद्दा समझ गया। कामरान साहब, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा और आपसे सवाल पूछूंगा कि महंगी बिजली और महंगी गैस से आप वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान है, बल्कि मुल्क का सरकार परेशान है। आप लोगों के मसाइल हल हुए, कोई मदावा हुआ, लेकिन ये टॉपिक मैं इस ब्रेक के बाद डिस्कस करता हूँ। वेलकम बैक। अच्छा कामरान साहब, ये बताएं कि गैस प्राइसेस को लेकर आप लोग बहुत परेशान थे, बल्कि आप लोग क्या पूरे पाकिस्तान का सरकार इस वक्त बिजली और गैस की कीमतों से परेशान है। इस हवाले से आप लोगों ने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया, प्राइम मिनिस्टर से आप लोगों ने मुलाकात भी की, तो कुछ हासिल उसूल हुआ, कुछ मसाइल का मदावा हुआ? बल्कि हमें तो ये भी सुनने में आ रहा है कि अब RLNG इस्तेमाल करने का प्रेशर दिया जा रहा है आप लोगों को। किस तरीके से आप लोग सनतें चलाएंगे? ऐसा ही है। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा पीछे आपको ले जाऊं। जी हम जनवरी 2024 में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं करते, जनवरी 2023 में अगर हम जाते हैं, तो जनवरी 2023 के स्टार्ट में जो है ना SAGC के जब रेट बढ़े थे, तो जी 1100 रुपये में गैस हम इस्तेमाल कर रहे थे उस वक्त। 1100 रुपीज़ पर MMBTU का रेट था। जी और बिजली का रेट उस वक्त जो है ना, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर जो हैं उनके लिए 19 रुपये 99 पैसे, यानी 20 रुपये समझ लें आप, 20 रुपये पर यूनिट का ऑल इंक्लूसिव का रेट था। 1100 रुपये से आज हम 2024 जनवरी में बैठे हैं, 12 महीने में फ़र्क ये आया है कि RLNG का इन्होंने इंजेक्शन किया मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के लेटर के बाद, जी कि इन लाइट ऑफ दैट लेटर उन्होंने किया कि 80-20 का रेशियो के 80% नेचुरल गैस और 20% RLNG के इंजेक्शन के बाद तकरीबन 2560 रुपये, 550 रुपये, 2500 के लगभग जो है ना वो गैस की कॉस्ट पड़ती है आज, सही जो है। कि ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स है, 2.5 गुना गैस की कीमत बढ़ गई। इसी के साथ साथ बिजली का रेट जो है वो आपके इल्म में है कि वो भी बढ़ गया, और आज बिल आना शुरू हुए हैं इस महीने, तो वो बिल अब 45 रुपये 46 रुपये यूनिट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस ऑफ एनी चार्जेस जो है ना वो आ रहे हैं। वो भी 2.5 गुना ऑलमोस्ट बढ़ गए। अब 2.5 गुना गैस और 2.5 गुना बिजली अगर बढ़ जाए और इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में बढ़ जाए, तो इसमें हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ के साथ क्या हाल हुआ होगा। जो ना हो वो सारे का सारा इसी उसमें हो गया कि सबसे पहले तो ये कि जो लिक्विडिटी क्राइसिस आया, जी क्योंकि गैस और बिजली के बिल तो ऐसे आते हैं कि आपने आया बिल एंड यू हैव टू पे द बिल, आपके पास और कोई हल नहीं है, अदरवाइज वो आके डिस्कनेक्ट कर देंगे, लेट पेमेंट सरचार्ज लगाएंगे और BCO मसाइल और होते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो है ना वो भी लिक्विडिटी का है
कि अचानक जो है ना यकमुश्त इतना सारा जो बोझ पड़ गया है, चाहे वो गैस के ऊपर हो चाहे बिजली के ऊपर हो, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इतने शॉर्ट टाइम फ्रेम में कि जो है 2.5 गुना रेट किसी भी चीज़ का 2.5 गुना, जो कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल की हैसियत रखता है कि इसकी मेजर कंजम्पशन जो है ना वो यूटिलिटीज़ की है। ज़ाहिर सी बात है, यूटिलिटीज़ जब तक कंज्यूम नहीं करेगी इंडस्ट्री तब तक वो इकोनॉमिक आउटपुट दे नहीं पाएगी। तो जब उसकी बेसिक इनपुट प्राइस इतनी 2.5 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो वो आउटपुट कहाँ कर ऐसा दे सके कि वो कम्पिटिटिव हो, चाहे वो लोकल मार्केट की बात करें, चाहे वो एक्सपोर्ट मार्केट की बात करें। दोनों मार्केट्स में जो है ना हमें लोकल मार्केट में अपनी प्रोडक्ट से जो पुरानी आई हुई हैं, या जो यहाँ पर हमारे साथ एक बहुत बड़ा अलमिया जो है ना वो स्मगलिंग के माल का भी है, जी। तो वो आ जाता है, उसके अगेंस्ट हम लोकल प्रोडक्ट कम्पीट नहीं कर पाती। एक्सपोर्ट मार्केट में हम जाते हैं, अभी आपने खबरों में हमने खुद ही पढ़ा कि हाइमटेक्स में जो है ना जर्मनी में जो फेयर था, टेक्सटाइल फेयर, या उसके बाद जो है ना स्टेशनरी रिलेटेड या ऑफिस प्रोडक्ट्स के जो फेयर थे, उसमें जो है ना 12% और 14% जो हमें फीडबैक मिला है हमारे मेंबर से, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट से। लेकिन कामरान साहब, मुझे एक बात बताएं, कहीं 12 ऐसा से तो नहीं है 14% कि का प्राइस हुकूमत उनको चाहती गैप हो कि होता है। आप लोग मुकम्मल आरएलएनजी को अपना लें, जैसे दीगर प्रोविंसेस में है कि आरएलएनजी के ऊपर पूरी फैक्ट्रीज चलती हैं? कुछ ऐसी पॉलिसी तो हुकूमत नहीं लाने वाली? कुछ अगर आरएलएनजी पे आप लोग मुंतकिल हो जाते हैं तो क्या आपको अमाउंट का सामना रहेगा? क्या फिगर रहेंगे उसके? अगर 100% आरएलएनजी पे जाते हैं तो आज का आरएलएनजी का रेट लगभग $15.5 या $15 का, जो ये ओगरा नोटिफाई करती है रेट, $15.5 कुछ कमोबेश होगा। जी। रफली 4,300 या 4,400 रुपए पर अच्छा, एमएमबीटीयू है। तो बट आरएलएनजी बात आपको ये है कि एक्सपेंसिव पड़ेगी? आर्टिकल 158 बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी। आर्टिकल 158 के तहत जो हमारी पहले भी प्ली रही है, जी। जो चीफ मिनिस्टर नेचुरल साहब गैस ने, का ज़्यादातर इस्तेमाल आपको होना चाहिए, बिल्कुल। उन्होंने एक लेटर जो है ना प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लिखा था कि भाई, इन लाइट ऑफ दिस आर्टिकल, फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल और फर्स्ट राइट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनी नेचुरल रिसोर्स लाइज विद द प्रोविंस वेयर इन द रिसोर्स इज डिस्कवर्ड। तो सही। उसके हिसाब से तो सिंध की इंडस्ट्रीज में आरएलएनजी शुड नॉट बी देयर, उसको यहाँ होना ही नहीं चाहिए। पहले तो हमारी जो अपनी खपत है उसको नेचुरल गैस से, इंडिजिनस गैस से पूरा हो जाना चाहिए। तो ये एक एक हमेशा स्टिकिंग पॉइंट रहेगा। बहरहाल वी आर ऑल पार्ट ऑफ पाकिस्तान, हम सब पाकिस्तान का हिस्सा उस हैं, सबको लेटर का मिल कोई बांट के जवाब चलना। आया हुकूमत की तरफ से? अभी तक तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के आपस की वो है। अभी तक हमारे सामने, चूंकि वो जो लेटर गया था वो पब्लिक था, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स, कोई रिप्लाई हमारे सामने अभी तक आया नहीं। अच्छा, आखिर में ये बता दें कामरान साहब कि जिस तरीके से आप लोगों को, पाकिस्तान के सनअतकारों को मसाइल का सामना है तवानाई टैरिफ की तरसील का और इनकी कीमतों का, तो क्या माली साल के अख्ताम पर हम अपने साल का एक्सपोर्ट हदफ हासिल कर पाएंगे? जिस हिसाब से कॉस्ट बढ़ रही है, जी। आई डोंट नो, इसमें जो है देखना पड़ेगा। अभी इट वुड बी टू अर्ली टू से। अभी तक के जितने एक्सपोर्ट फिगर्स आए हैं, पहला क्वार्टर जो इस फिस्कल ईयर का गुजरा वो तो बहुत ही ख़राब गुजरा। आपके सामने की बात है, तकरीबन जो है ना वो अब मुझे फिगर्स याद नहीं है, तकरीबन $300 मिलियन का शॉर्टफॉल था कंपेयर टू प्रीवियस फिस्कल ईयर के पहले क्वार्टर का। दूसरे क्वार्टर में थोड़ी बहुत रिकवरी एक्सपोर्ट अर्निंग्स ने पोस्ट की थी, हाँ। बट अभी ये सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स अभी क्लोज होंगे तो पता मतलब चलेगा आप अभी कि डिटर्मिनेंट नहीं है ये कहने पर, डायरेक्शन। आप अभी डिटर्मिनेंट नहीं है ये कहने पर कि हम अपना एक्सपोर्ट टारगेट मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? इस एज थिंग्स स्टैंड मुझे मुश्किल लग रहा है, क्वाइट ऑनेस्टली। आई होप आई एम रॉन्ग, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, बट मतलब मुश्किल लग जिस रहा तरह है चीज़ें चल जिस रही हैं। तरीके से ये मामलात हैं तवानाई जी, टैरिफ की कीमतों के हवाले से और तरसील के हवाले से। इलेक्ट्रिसिटी और गैस के टैरिफ की वजह से जो है ना, ये मुझे थोड़ा कदरे मुश्किल लग रहा है। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव करना चाहिए हमें, लेकिन हालात इतने ख़राब होते जा रहे हैं गैस और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस के हवाले से सनतों के, तो ये टारगेट अचीव करना मुश्किल लग रहा है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, पोटेंशियल है। और अगर ये मसाइल हल हो जाएँ तो हम इस साल तो क्या, हम इस साल का एक्सपोर्ट टारगेट भी अचीव कर लेंगे, बल्कि हम अपने एक्सपोर्ट का फिगर भी बढ़ाना शुरू कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान ने $30 अरब एक्सपोर्ट का फिगर रखा है, जो कम रखा है। जब बजट आया था, गुज़िश्ता हुकूमत ने बजट पेश किया था और एक्सपोर्ट का टारगेट $30 अरब रखा था, तो उसी वक्त से तनकीद होना शुरू हो गई कि $30 अरब एक साल का एक्सपोर्ट टारगेट क्यों रखा है। रेमिटेंसेस का $33 अरब रखा है। अगर $30 अरब हम टारगेट रखेंगे और जितने हमारे मुल्क में मसाइल हैं,
तो हम तो फिर कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। हमें तो 40 अरब डॉलर का रखना चाहिए, ताकि अगर हम 40 अरब डॉलर का रखें तो हम 32, 33 या 35 बिलियन डॉलर तक जाते। लेकिन जब हमने रखा ही 30 है, तो 27, 28, 29 अरब डॉलर तक हम जाएंगे। वो भी इस वजह से कि हमारे मुल्क में बिजली और गैस की कीमतों में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफा होगा। तो एक्सपोर्ट को अगर बढ़ाना है तो कुछ ना कुछ आपको टैरिफ में कमी करनी होगी। बहरहाल मसाइल हैं और मसाइल को हल करना होगा। अबूरी हुकूमत इस हवाले से मुतारिक है, लेकिन बेबस भी है। बहरहाल आइंदा आने वाले दिनों में सनतों की तरक्की की शरह भी मुतासर होगी और एक्सपोर्ट की फ़िगर भी मुतासर होंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम के शुरू में मैंने खबर आप लोगों को दी थी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पाक सुजुकी के शेयर्स में एक बड़ा सट्टा हुआ है और इस कंपनी के शेयर्स की वजह से मार्केट में तहलका मचा हुआ था कई दिनों से। अब जाके हम देख रहे हैं कि इसके शेयर्स में मुसलसल कमी हो रही है। बढ़े क्यों और इतना बड़ा जंप क्यों आया? अरबों रुपए कमाए गए और अरबों रुपए का नुकसान भी हुआ। डी लिस्टिंग करनी थी शेयर्स की, बायबैक करना था कंपनी ने। उसके बाद पे शेयर्स की कीमत को खुद साख्ता तौर पे बड़े सरमाकारों ने बढ़ाया, खूब कमाया और छोटे सरमाकारों को फंसा के बाहर निकल गए। तो इस पूरी स्टोरी को मैं सेगमेंट में डिस्कस करूंगा और इसीलिए इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद सलमान नकवी, स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। ये क्या मामला क्या है? पहले हमने देखा कि 19 अक्टूबर को सुजुकी कंपनी ने शेयर डीलिस्ट करने की दरख्वास्त दी स्टॉक मार्केट को, कहा कि बायबैक करेंगे। उसके बाद फिर इस शेयर की कीमत में मुसलसल इजाफा होता रहा और 19 अक्टूबर के बाद से शेयर बढ़ते 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 918 रुपये पे गया एक शेयर। उसके बाद फिर अब जब स्टॉक एक्सचेंज मैनेजमेंट ने इसकी कीमत लगाई 609 रुपये, तो अब हम इसमें कमी देख रहे हो, मुसलसल गिरावट देख रहे हैं। तो ये अरबों रुपए की स्पेकुलेशन हो गई मार्केट में। इसको किस तनाजुर में देखते हैं, क्या माजरा है, ज़रा खुल के बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाक सुजुकी मोटर ने जैसे ही अपने बाय बैक का ऐलान करा, जी इसमें मुसलसल अपर लॉक लगे हैं और तकरीबन 3 महीने तक इस शेयर्स में ज़बरदस्त ट्रेडिंग हुई है और ये 100 रुपये के लगभग था और उठ के ये तकरीबन 918 रुपये का इसने हाई बनाया और बीच में बहुत सारी फ्लक्चुएशन हुई। इसके बारे में मुख्तलिफ अफवाहें फैलाई गई जी कि इस शेयर की असल वैल्यू हज़ारों में है और जबकि पाक सुजुकी ने जो बाय बैक का रेट दिया था स्टॉक एक्सचेंज को, वो 406 दिया था, जी जिसे स्टॉक एक्सचेंज ने रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि हम अपना रेट आपको देंगे, उसके मुताबिक आप इसको बाय बैक करेंगे। तो उसके बाद मुख्तलिफ एनालिसिस और रिसर्च रिपोर्ट्स और मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ और मुख्तलिफ व्यूज़ इसमें मुसलसल गर्दिश करते रहे और जिस तरह से इसमें ट्रेडिंग हुई है, ख़ासतौर पे लाहौर के एक इन्वेस्टर ने बहुत बड़ी होल्डिंग इसकी जो है ख़रीद ली थी, तो आम आदमी भी इसमें इन्वॉल्व हो गया और 3 महीने तक मुसलसल इतना ये चला है ऊपर। तो उसके बाद लोगों को पुख्ता यकीन हो गया था कि इस शेयर की कीमत हज़ारों में ही बनती है और वो बेधड़क होकर इसमें बिला खौफ खतर इतना बढ़ने के बाद भी इसमें काम कर रहे थे। लेकिन फिर स्टॉक एक्सचेंज ने जब अपना रेट दिया, पहले जो रेट था वो पाक सुजुकी मोटर ने दिया था, वो 406 था, जबकि स्टॉक एक्सचेंज ने 609 का रेट इसको बाय बैक कर दिया, जो कि खासा कम था और सरप्राइजिंग पे काफ़ी हैरत अंगेज तौर पे था और यकीनन उससे लोगों को मायूसी हुई कि वो समझ रहे थे कि शायद स्टॉक एक्सचेंज का हज़ारों में रेट देगा और उसके बाद इसमें जो है ज़बरदस्त तेज़ी मज़ीद होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनके तवक्कुआत के बरक्स स्टॉक एक्सचेंज ने जो है बहुत कम रेट दिया, जिसके बाद इसमें मुसलसल नीचे के लॉक लगते हुए आ रहे हैं और आज भी इसमें लॉक लगा रहा है और हो सकता है कल भी इसमें लॉक लगा रहेगा। इसमें अभी तक जो है ये सूरत हाल। अब 19 जनवरी को पाक सुजुकी मोटर ने अपना इजलास तलब करा है, जिसमें वो एक अपना आखिरी फैसला बताएंगे, आया वो स्टॉक एक्सचेंज के दिए हुए रेट को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। अगर वो स्टॉक एक्सचेंज के रेट को दिए हुए रेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसका रेट जो है 609 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो इसमें कोई रिक्वेस्ट करते हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र आती है या जिस इन्वेस्टर ने इसको बहुत बड़ी क्वांटिटी में परचेज करा है, अगर वो समझता है कि इसका रेट ज़्यादा है, तो हो सकता है मज़ीद स्पेकुलेशन की गुंजाइश बने। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें जो अब बाद में इन्वेस्टर्स आए और आम इन्वेस्टर्स को बहुत भारी नुकसान हुआ है, जो बहुत हैवी रेट पर जो है इसको ख़रीद कर चले गए हैं। तो इसका बहरहाल इसमें
जो इन्वेस्टर्स हैं वो मुसलसल देखते रहे। उन्हें चाहिए था कि जब ये इतना बढ़ गया था तो इसकी मालूमात भी रखते, इसकी सही रिसर्च भी इसकी जो है वो इसकी मगर मालूमात करते सलमान साहब रेगुलेशंस तो हैं ना स्टॉक एक्सचेंज पे, यानी किसी भी कंपनी के शेयर को नीचे से उठा के ऊपर ले जाएं और 100 रुपये का शेयर एक वो 900 रुपये से तजावुज़ कर जाए चंद दिनों में, तो कोई इतना बड़ा सट्टा कि लोगों ने अरबों रुपए कमा लिया, अरबों रुपए नुकसान कर लिया, तो इससे तो फिर आपको नहीं लगता कि जो रेगुलेशन है वो आइंदा आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे, लोगों का एतमाद भी बहुत ज़्यादा इससे ख़राब होगा स्टॉक मार्केट पे कि कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है। जो बड़े ब्रोकर्स चाहें तो कुछ भी कर लें, छोटे ब्रोकर्स को साइड में कर दें, तो इससे तो ट्रेडिंग के ऊपर इफेक्ट्स नहीं आएंगे। नहीं देखें, असल में इससे पहले जितने भी बायबैक हुए हैं जी, तो स्टॉक एक्सचेंज ने जो रेट उनको दिया है वो कम से कम 100-150% के अबव दिया है। यानी अगर कोई चीज़ 10 रुपए की है तो स्टॉक एक्सचेंज ने कम से कम 30-35 रुपए का रेट दिया। यानी अगर ये 408 की डिमांड कर रहे थे तो इस लिहाज से कम ये 1000-1200 रुपए का रेट, क्योंकि अब तक का रिकॉर्ड ये स्टॉक एक्सचेंज ने जो भी बायबैक हुए हैं वो कम से कम 150-200% ऊपर के रेट पर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज ने रेट दिया है। लेकिन इस दफा सरप्राइजिंगली स्टॉक एक्सचेंज ने हार्डली 50% ऊपर जो है इसका रेट दिया। दूसरी चीज ये थी, इसकी जो अर्निंग थी क्वार्टरली वो 43 से ज्यादा थी, जिसकी इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रेट है अर्निंग के हिसाब से वो कम से कम 1200 रुपए बनता है और पिछले 7 साल की अर्निंग के हिसाब से इसका रेट कम से कम 1200-1400 रुपए इसका रेट बनता है। तो ये वो कैलकुलेशंस थी जिसकी बिना पे आम आदमी या इन्वेस्टर जो है वो भी इसकी तेजी में शामिल हुए। और मगर स्टॉक एक्सचेंज ने जो है हैरत अंगेज तौर पे जो रेट दिया है, मैं समझता हूँ स्टॉक एक्सचेंज जब देख रहा था कि इसका रेट 900 रुपए या 800 रुपए चल रहा है और जब वो इतना कम रेट दे रहे थे तो उसकी साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे देते कि ये वजूहात हैं कि जिसकी वजह से वो ये रेट जो है इसका दे रहे हैं। रेगुलेटर की अगर मॉनिटरिंग नहीं होगी तो ये सबको होगा। तो आप नहीं समझते कि अगर रेगुलेटर इन्वॉल्व हो जाए, कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसा मैकेनिज्म आ जाए कि स्पेकुलेशन भी ना हो और जो शेयर की जो प्राइस है उसको भी मॉडरेट लेवल पे अनाउंस किया जाए, तो आप नहीं समझते कहीं ना कहीं पॉलिसी का फुकदान है या कुछ रूल्स हमें नए लाने चाहिए या फिर इसी तरीके से सट्टेबाजी चलेगी, मनमानियाँ चलेंगी? ऐसा है कि कोई भी किसी भी शेयर्स का रेट जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें एक्टिविटी होती है, तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कंपनी से पूछता है कि आया इसमें जो इजाफा हो रहा है उसमें क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसा फंडामेंटल रीज़न है। उसके बाद कंपनी एक्सप्लेन करती है। तो अमूमन जैसे एक आईटी का शेयर था वो भी 15-20 रुपए से उठ के 190 रुपए तक चला गया था। तो स्टॉक एक्सचेंज ने जो है उससे मालूमात करी थी तो उसका जवाब ये आया था कि हमारी तरफ से कोई भी ऐसी डेवलपमेंट नहीं है और ये जो भी मूव हो रही है हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है शेयर होल्डर हमारे शेयर को इतना अच्छा समझते हो इसलिए वो खरीदें, उसका जवाब ये आया था। तो स्टॉक एक्सचेंज इस हद तक तो कर सकता है और क्योंकि माजी में ऐसी मिसालें रही हैं, लिवर ब्रदर जो है मतलब स्पेकुलेशन शेयर की यकदम इतनी बड़ी स्पेकुलेशन सट्टेबाजी को रोकने का कोई अभी इस वक्त रूल मौजूद नहीं है, चाहे आप कितना भी ऊपर ले जाएं कितना भी नीचे ले जाएं। इसका देखें, इसकी वो किसी भी कंपनी का हो, वैल्यूएशंस जो हैं उस हिसाब से जो है वो शेयर की वैल्यू बन जाती है। तो लोग इसमें यकीनन ट्रैप हो रहे थे, इसकी यानी ट्रैप हो जाते हैं। कोई मैकेनिज्म, कोई रूल नहीं है इस वक्त? जी मैकेनिज्म है। स्टॉक एक्सचेंज पूछता है कंपनी से अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस फ्लक्चुएशन होती है, स्टॉक एक्सचेंज बाकायदा उसको एक्सप्लेनेशन कॉल करता है कि आप एक्सप्लेन करें कि आपके इस शेयर्स में इतनी मूवमेंट जो आ रही है वो जस्टिफाइड है या नहीं, या इसकी वर्थ इतनी है या नहीं, या क्या। यानी आप ये कह रहे हैं कि जितने बड़े पैमाने पे सुजुकी के शेयर्स में स्पेकुलेशन हमने आज देखी है, यह माजी में भी मुतादिद कंपनियों के शेयर्स में हुई है, ऐसा होता रहता है? माजी में ऐसा हुआ है और लिवर ब्रदर जो है वो 10,000 रुपए का रेट लिवर ब्रदर ने दिया था, स्टॉक एक्सचेंज ने उसको 15,000 पे बेचने की बात की, तो आज उस शेयर का रेट 75,000 रुपए। यानी इससे जो बड़े सरमायाकार हैं वो खूब नफा कमाते हैं और छोटा सरमायाकार जो है वो परेशान हो जाता है। अच्छा, आखिर में मुझे ये बता दें जी, स्टॉक मार्केट के सेशंस को कहाँ देखते हैं? मैं वाइंड अप कर रहा हूँ शो, क्योंकि बड़ी इस वक्त प्रॉब्लम्स में हम लोग आ रहे हैं, सफारती ताल्लुकात भी ख़राब हो रहे हैं, अमन-ओ-अमान की सूरत हाल भी ख़राब हो रही है, मार्केट भी मुसलसल डाउन
पर है, अनवेट इंडेक्स की पोजीशन नीचे जा रही है। तो आखिर में बता दें अपकमिंग सेशंस को कहाँ देखते हैं? देखिए, मार्केट कंसोलिडेशन फेज में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इकोनॉमी वेल परफॉर्म कर रही है और आज $700 मिलियन भी आईएमएफ से हमारे खजाने में शामिल हो चुके हैं। डॉलर डे बाय डे वीक हो रहा है और करेंसी स्ट्रांग हो रही है। फंडामेंटली चीजें बेहतर हुई हैं, करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया। हाउएवर इलेक्शन भी नजदीक है, मेरा ख्याल है हार्डली महीने के अंदर अंदर इलेक्शन है। उसकी वजह से भी कॉशियस अप्रोच आती है कि कौन सी हुकूमत आएगी, क्या आएगा। और उसके साथ साथ कुछ अमन ओमान की सूरत हाल पाकिस्तान में भी इतनी अच्छी नहीं है और फिर ईरान के साथ भी जो है बॉर्डर पे टेंशन हुआ है। इसका इम्पैक्ट हम स्टॉक मार्केट पे देख रहे हैं, लेकिन चूंकि फंडामेंटल स्ट्रांग है तो मार्केट में कोई बड़ी डाउन साइड लगती नहीं है और उम्मीद ये करी जाती है कि जो भी हुकूमत आएगी वो अगर पॉलिसी का तसलसल रखेगी जो मौजूदा हुकूमत ने स्टार्ट की है तो स्टॉक मार्केट में उस हुकूमत के आने के बाद और तेजी भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जो भी हुकूमत आएगी अगर वो निगरान हुकूमत की पॉलिसीज़ का तसलसल बहाल लगती है तो यकीनन स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी। बहरहाल जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर हो रहे हैं, इसके एक मुस्बत असर स्टॉक मार्केट पर मुरतब होंगे। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अमन ओमान की ख़राब सूरत हाल और इलेक्शन का दबाव सरमायाकारों को काफ़ी हद तक महदूद कर गया है। आइंदा वाले दिनों में स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हम तेज़ी नहीं देखेंगे, करेक्शन देखेंगे, सेलिंग देखेंगे, पैनिक सिचुएशन देखेंगे। इकनॉमिक इंडिकेटर्स अगर बेहतर होंगे तो हो सकता है कि सरमायाकारों का एतमाद दोबारा से बहाल हो जाए। लेकिन इलेक्शन ईयर है, स्टॉक मार्केट में हम अप एंड डाउन देखते रहेंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।